आशना की जिंदगी में शायद मुसीबतों का पहाड़ लिखा हुआ था। उसकी किस्मत में 2 पल की शांति भी नहीं लिखी थी। अब देखिए ना, दर्द से पीड़ित जब वो बैल्कनी में कुछ देर आराम करना चाहती थी तो माधुरी जैसे डायनो ने उसे घेर लिया था। आशना जानती थी कि माधुरी हमेशा की तरह उसे नीचा दिखाएगी और बेइज्जती के आसार ढूंढेगी, और आशना इन बेफिजूल की बातों में नहीं फंसना चाहती थी। आशना की तबीयत खराब थी और बस वो वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन शायद वक्त को ये मंजूर नहीं था। आशना ने जब वहां से जाने की कोशिश की तो पहले कोमल ने उसे धक्का देते हुए नीचे गिराने का इंतजाम कर रखा था, और जब ये प्लान विफल रहा तो बाकी की लड़कियों ने उसे घेर लिया था। आशना पूरी तरह से घिर चुकी थी और जानती थी कि वो अभी उस हालत में नहीं है कि उन सब का मुकाबला कर सके, इसलिए उसे नजरअंदाज करना बेहतर समझा और पीछे घूमते हुए बैल्कनी से नीचे का नजारा देखने लगी। लेकिन बात यहां खत्म कैसे हो सकती थी? जब माधुरी और उसके दोस्तों ने आशना के इस बर्ताव को देखा तो उनका भड़कीला जोश और भड़क उठा, और उसके बाद शब्दों की गंदी टोलियां शोर शराबे के साथ चलने लगी। कोमल ने न जाने आशना को सभ्यता और बेशर्मी के कितने पाठ पढ़ाने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब बात गर्वित और आशना के रिश्तों पर आई तो हमारी आशना सहन नहीं कर पाई और अपने शरीर की सारी ताकत झोंकते हुए उसने दमखम से सामना किया, और वो सामना माधुरी और उसके दोस्तों पर भारी ही पड़ा। आशना ने जब तक अपना मुंह नहीं खोला था तब तक माधुरी और उसके दोस्त उसके सर पर बैठकर नाच रहे थे, लेकिन जैसे ही आशना ने अपना असली रूप बाहर निकाला और एक मर्दानी की तरह लड़ी तो सबके होश उड़ चुके थे। अब उनके पास आशना की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए अपनी निराशा को छुपाने के लिए वाइन आशना के मुंह पर फेंक दी थी। आशना ने अपने आप को इस प्रहार से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि आशना में इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलक झपकते ही वो अपने शरीर का इस्तेमाल कर दूर जा सके, इसलिए वो वाइन चेहरे से होते हुए उसकी छाती पर आ गिरी थी। वहां अंदर पार्टी हॉल में जब सूरज को आशना कहीं दिखाई नहीं दी तो उसने गर्वित से पूछा, संजना कहाँ है? वो वॉशरूम गई है। गर्वित, जो अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट रखकर उससे खेल रहा था, बड़े शालीनता से जवाब दिया। अचानक गर्वित को कुछ याद आया और उंगलियों में घूमती सिगरेट रुक गई। उसने बोला था कि उसे वॉशरूम जाना है, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे गए बहुत वक्त हो चुका है। ये बोलते हुए गर्वित ने अपनी जेब में हाथ डालकर अपना फोन निकाला और स्क्रीन को टच करते हुए समय देखने लगा। समय देखने के बाद पता चला कि आशना को गए 40 मिनट से ज्यादा हो गए थे, और गर्वित को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। या तो समय काफी तेजी से भाग रहा था, या फिर गर्वित पार्टी और सिगरेट के माहौल में आशना को भूल चुका था। सही बात है ना? अगर सूरज गर्वित से नहीं पूछता तो शायद गर्वित को पता भी नहीं चलता कि वो आशना को अपने साथ पार्टी में लेकर आया है। सूरज ने अपनी पीठ सीधी करते हुए अपने दोनों पैरों को तलवे से ऊपर उठाते हुए अपनी नजर को हॉल के चारों तरफ दौड़ाया, लेकिन उसे आशना कहीं दिखाई नहीं दी। सूरज की भौहें ताज्जुब के साथ सिकुड़ती जब उसकी नजर हर खूबसूरत महिला के ऊपर जाकर अटक रही थी, लेकिन जब चेहरा आशना से मेल नहीं खाता तो नजर एक के बाद एक सभी की तरफ दौड़ रही थी। वो अभी तक नहीं आई है और हॉल में भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या वो मुझसे दूर भाग रही है? गर्वित के मन में अब सवालों की बरसात शुरू हो रही थी। ये सोचकर गर्वित हल्का परेशान हो चुका था। जिस सिगरेट को अपनी उंगलियों के बीच रखकर गर्वित खेल रहा था, उस सिगरेट को अचानक मुंह में डाला और लाइटर जलाते हुए सिगरेट के नजदीक ले गया। इससे पहले कि आग की ज्वाला से सिगरेट भभकती, गर्वित ने लाइटर को जोर से टेबल पर फेंका। उस सिगरेट को अपने मुंह से निकाला और रौंदते हुए उसे ऐश ट्रे में उजाड़ दिया। उसके बाद वो उठा और पार्टी हॉल से बाहर की तरफ जाने लगा। अरे भाई गर्वित, तू कहाँ जा रहा है? गर्वित को वहां से जाते देख सूरज ने जोर से आवाज देते हुए गर्वित से पूछा और फिर उसके पीछे निकल पड़ा। गर्वित ने सूरज की आवाज को नजरअंदाज किया और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए आशना को इधर उधर देखने लगा। क्या तू संजना को ढूंढ रहा है? सूरज समझ चुका था कि गर्वित इस तरह सिर्फ और सिर्फ संजना को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उसके मुंह से सुनने के लिए सूरज ने यह प्रश्न डाला था। वॉशरूम के बाहर का नजारा देखकर सूरज ने गर्वित से दोबारा कहा, संजना यहीं होनी चाहिए। इससे पहले कि सूरज आगे कुछ बोलता, गर्वित पीछे मुड़ा और चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के जाने लगा।
सूरज भी जल्दी से उसके पीछे गया और चलते चलते बोला, क्या मैं किसी से पूछूं कि संजना को देखा है क्या? यह बोलते हुए सूरज ने अपनी नजरों को इधर से उधर दौड़ा कर देखा और उसे एक महिला दिखी जिससे संजना काफी करीब थी। इससे पहले कि सूरज उस महिला तक पहुंचता और उससे पूछता, गर्वित के कदम सीधे बढ़ते हुए पार्टी हॉल के दरवाजे पर गए। दरवाजा खोला और बाहर चला गया। सूरज उस महिला को छोड़कर गर्वित के पीछे भागा। इससे पहले कि सूरज आगे बढ़ते हुए कुछ बोलता, उसने देखा गर्वित सीढ़ियों के पास खड़ा है और अपने हाथों से उसे शांत रहने का संकेत दे रहा है। वो संकेत पाकर सूरज के जीभ पर आए शब्दों का थूक से मिलन हुआ और वो कंठ गली में गायब हो गए। सूरज ने भी अपने कदमों को हल्के हल्के बढ़ाया और गर्वित के पास जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने देखा कि सीढ़ियों से नीचे कुछ महिलाओं का दल किसी को घेर कर खड़ा है और जिसको घेरा है वो और कोई नहीं, संजना है, जिसे वो दोनों काफी वक्त से ढूंढ रहे थे। वो एकदम धीमी आवाज में कुछ बोल रही थी, लेकिन चूंकि पार्टी हॉल में म्यूजिक भी चल रहा था और लोगों की काफी चहल पहल थी, जिसके कारण सूरज और गर्वित को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि संजना किस बारे में बात कर रही थी। नीचे दो बल्ब जो अपनी पीली रोशनी बिखेर रहे थे, उसमें संजना की ठंडी आंखें और शांत चेहरा उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहां मौजूद बाकी की महिलाएं जो संजना को घेर कर खड़ी थी, उनके चेहरे पर क्रूर और गुस्से का हाव भाव देखे जा सकते थे, लेकिन इसके विपरीत संजना एकदम शांत शरीर और निर्मल हाव भाव के साथ उन सभी के बीच खड़ी थी। तभी उन्होंने देखा कि कोमल जो संजना के ठीक सामने थी, उसने अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन ग्लास को जमीन पर जोर से फेंक दिया था। कोमल की यह हरकत देखकर सूरज ने अपने चेहरे को गर्वित की तरफ मोड़ा और एकदम धीमी आवाज में अपने मुंह से शब्दों को बाहर निकाला, जिसे सिर्फ वो दोनों ही सुन सकते थे। संजना ने ऐसा क्या कहा? वो तो एकदम शांत लग रही है, लेकिन शायद उसने जो कहा उससे उन लोगों की शांति भंग हो गई है। मैंने देखा है कि हाल ही में संजना काफी स्मार्ट हो गई है, वो खुद को शांत रख सकती है। ये सुनकर भी ऐसा लगा जैसे गर्वित ने सूरज के मुंह से निकले शब्दों को अपने कानों में घुसाया ही ना हो और बस चुपचाप अपनी नजर और धड़कन थामे उन महिलाओं के दल को बैल्कनी में देखता रहा। गर्वित के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी, ना ही कोई विशेष हाव भाव नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी कठोर आंखों की चमक साफ साफ देखी जा सकती थी। सूरज को लगा था कि उस लड़की की वो करतूत देखकर संजना विफर पड़ेगी, लेकिन संजना की शक्ल से या उसकी हरकत से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो गुस्से में है या उसे इस बात से कोई फर्क भी पड़ा हो। सूरज ने अपनी गर्दन घुमाते हुए अपनी नजरों को दोबारा उन महिलाओं के दल पर टिका दी। संजना अभी भी एकदम शांत लग रही थी। उसके चेहरे पर एक चतुर मुस्कान थी जो बाहर भी आ रही थी और दिखाई भी नहीं दे रही थी, मानो जैसे जेम्स बॉन्ड खड़ा हो। संजना ने हल्की सी अपनी गर्दन घुमाते हुए नीचे रोड पर चल रहे ट्रैफिक को देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो कुछ सोच रही हो, लेकिन किसी को भी कोई भनक नहीं थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद संजना ने अपनी नजरों को नीचे चल रहे ट्रैफिक से हटाया और कोमल की तरफ देखने लगी, जिसने थोड़ी देर पहले वाइन ग्लास को जमीन पर फेंका था। संजना ने अपने पर्स से लिप बाम निकाला और अपने निर्मल और सुर्ख लाल होठों पर लगाया और उसके बाद उसके मुंह से शब्द थरथराते हुए बाहर निकलने लगे। सूरज और गर्वित को पहले की तरह इस बार भी कुछ सुनाई नहीं दिया था। जब आशना ने बोलना खत्म किया तो उस लड़की ने अपनी दोस्त के हाथ से वाइन ग्लास लिया और वाइन को आशना पर उछाल दिया, और यही नहीं, अपने हाथ को उठाते हुए संजना को थप्पड़ मारने की कोशिश की। ओह शिट! ये बोलने से सूरज अपने आप को रोक नहीं पाया। सूरज ने अंदर ही अंदर अपने मन में सोचते हुए कहा, क्या उस लड़की ने संजना को मारने की कोशिश की? सूरज हल्का सा झिझका और उसके मन में संजना को बचाने का ख्याल आया ही था कि तभी गर्वित, जो एकदम शांत होकर ये नजारा देख रहा था, अचानक वहां से सीढ़ियों की तरफ कूद गया। हैं? ये कैसा पागलपन है? ऊपर से नीचे की बैल्कनी में लगभग 9 फीट की ऊंचाई है। गर्वित बिना कुछ सोचे ऐसे कूद कैसे सकता है? सूरज के दिमाग में एकाएक ख्याल उत्पन्न हुआ। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। गर्वित ने न जाने क्या देखा और क्या सोचा, लेकिन वो कूद गया था और सभी के समक्ष जा पहुंचा था। सूरज अभी तक गर्वित के एक्शन से बाहर भी नहीं निकला था कि उसने देखा कि गर्वित ने जबरदस्ती उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है और आगे आते हुए उसने संजना को अपने पीछे छुपा लिया था। वहां मौजूद किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसे अचानक हवा को चीरते हुए कोई टपक पड़ेगा।
लेकिन ऐसा ही हुआ था और ये देखकर सभी के होश उड़ चुके थे। कुछ लड़कियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ती हुई साफ साफ देखी जा सकती थी, और उड़ेंगी भी क्यों नहीं, सामने साक्षात गर्वित खड़ा था। गर्वित जीजू। माधुरी, जो इस पूरे घटनाक्रम की मेन खिलाड़ी थी और जो चुपचाप अपने दोस्तों को आगे रखकर बात का बतंगड़ बनाकर आशना की खिल्ली और इज्जत की धज्जियां उड़ाने में लगी थी, वही पहली इंसान थी जो गर्वित को देखकर भौचक्का रह गई थी और मुंह खुलते हुए उसकी आंखें चौंधिया गई थी। उसके मुंह से यह शब्द निकलने के बाद शायद लग ही नहीं रहा था कि वो आगे कुछ बोल भी पाएगी। माधुरी अभी इस सदमे से बाहर आई ही नहीं थी और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती, इतने में सीढ़ियां उतरते हुए सूरज वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे क्या हुआ यहां? सूरज की आवाज सुनकर गर्वित ने अपने नजरों को सूरज की ओर घुमाते हुए देखा, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। गर्वित ने अपनी नजरें सूरज से हटाई और कोमल का हाथ झटक दिया। गर्वित ने कोमल का हाथ इतने जोर से झटका कि कोमल लड़खड़ाती हुई माधुरी की तरफ गिरने लगी। अचानक कोमल के लड़खड़ाने से माधुरी भी सकपका गई थी, लेकिन उसने अपनी दोस्त को संभालने की कोशिश की और उसे गिरने से बचाते हुए खड़ा किया। माधुरी के दिमाग में अचानक उस दिन के दृश्य आने लगे जब माधव राज सिंधी के जन्मदिन पर आशना ने 3 घंटे कड़ी धूप में गर्वित का इंतजार किया था। इससे पहले कि कोई और सूरज के सवाल का जवाब देता, माधुरी ने उस दिन को याद करते हुए कहा, गर्वित जीजू, संजना ने पहले मेरी दोस्त कोमल को मारा और धमकाया है। आशना अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई थी। ये दूसरी बार था जब उसके चेहरे और उसकी छाती को रेड वाइन से नहला दिया गया था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था। इस बार कोमल ने हाथ उठाने की कोशिश भी की थी। आशना को लगा कि कोमल उसे सच्ची में थप्पड़ मार देगी, इसलिए आशना ने अपनी आंखें बंद कर दी थी और अभी भी बंद थी। लेकिन जिस थप्पड़ के दर्द का पूर्व आभास करते हुए आशना ने जो अपनी आंखों को बंद कर दिया था, वो दर्द उसे मिला ही नहीं, बल्कि उसने माधुरी के मुंह से यह आवाज सुनी, गर्वित जीजू। क्या उसने गर्वित का नाम लिया? आशना की बंद आंखों ने उस दृश्य को देखने की कोशिश की और उसके दिमाग में सवालों का कुनबा दौड़ते हुए उसके करीब आने लगा था। आशना को लगा कि वो या तो सपना देख रही है या वो किसी रहस्यमय मायाजाल में फंस चुकी है। लेकिन जब उसने सूरज की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोला और देखा कि सामने गर्वित खड़ा है, जिसने उसे उन सभी महिलाओं से अलग कर दिया है। क्या वो सच में गर्वित ही है? वो यहाँ क्या कर रहा है? आशना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसके दिमाग में सवालों का कुनबा जमा होते होते अब सवालों का जत्था बन गया था। गर्वित को इस तरह अचानक अपने सामने खड़ा होता देख आशना पूरी तरह से हैरान थी। अभी एक सदमे से बाहर आई भी नहीं थी कि उसने गर्वित को देखकर दूसरे सदमे को भी गले लगा लिया था, लेकिन उसके बाद भी उसकी नजर गर्वित पर ही टिकी हुई थी। इससे पहले कि आशना कुछ और सोचती, माधुरी ने फिर से गर्वित के सामने उसकी शिकायतें करना शुरू कर दिया था। माधुरी जानती थी कि गर्वित आशना से नफरत करता है और उसका साथ कभी नहीं देगा, इसलिए भले ही लड़ाई की शुरुआत उसने की थी और शिकायत की शुरुआत भी वही कर रही थी। आशना ने अपने आप को थोड़ा संभाला और अपने शरीर को पीछे ले जाते हुए बालकनी की रेलिंग से सटा दिया था। चूंकि आशना का पेट बहुत ज्यादा दुख रहा था, इसलिए उसने शांत रहते हुए अपने होठों को दांतों में दबाया और चुपचाप गर्वित को निहारने लगी थी। आशना को लगा कि गर्वित अभी पीछे मुड़ेगा और उससे पुष्टिकरण और स्पष्टीकरण करने को कहेगा, इसलिए वह गर्वित की बातों का इंतजार करने लगी थी। क्या गर्वित आशना से पुष्टिकरण करेगा? क्या गर्वित को माधुरी की बातों पर यकीन होगा? क्या गर्वित माधुरी का साथ देगा या पहली बार आशना की तरफदारी करेगा? आखिर गर्वित ने आशना को कोमल के थप्पड़ से क्यों बचाया? क्या गर्वित ने उसकी जान बचाने की कीमत आशना को लौटा दी थी? आगे किसकी गलती उभर कर आएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जानने के लिए सुनते रहिए। ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और